आज हम लोग पॉलिटी का प्रस्तावना के बाद दूसरा खंड पढ़ेंगे, अनुसूचियाँ। ठीक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं शेड्यूल्ड। अनुसूची को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेड्यूल्ड। इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे अनुसूची होता क्या है। तो ये जैसे कि इसका अर्थ होता है किसी भी विशिष्ट लेख से जुड़ा हुआ पूरक विवरण। किसी विशिष्ट लेख से जुड़ा हुआ पूरक विवरण वही है, इसी को कहते हैं हम लोग अनुसूचियाँ। किसी भी विशिष्ट लेख से जुड़ा हुआ पूरक विवरण का मतलब होता है कि जितने भी भाग हैं हमारे संविधान में, उन भागों में किसी भी तरह का अगर कोई बातें अगर छूट गई हो तो उसी को हम अनुसूची में डाल करके उसको पूरा करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पूरक विवरण। पूरक मतलब किसी विषय वस्तु से जुड़े अन्य बातें को हम पूरक विवरण कहते हैं। तो ये समझना होगा कि जितने भी संविधान में भाग हैं, मान लीजिए 22 भाग है, उस 22 भाग में किसी भी तरह का कोई चीज़ अगर प्रश्न अनुत्तरित रह गया हो तो उसको अनुसूची के माध्यम से हम दर्शाते हैं। यही है अनुसूची। अब होता है कि समय समय पर दूसरा सवाल उठता है कि समय समय पर अनुसूचियों में संसद हमारा क्या करती है, उसमें जोड़ती है, और जोड़ने के पहले कई चरण होते हैं इसके। देखती है कि किस अनुसूची में कौन सा प्रावधान या कौन सा विषय वस्तु रखने से बेहतर होगा, उसको उसी अनुसूची में पहले तय कर लिया जाता है, तब जाकर उसको संविधान में संशोधन करना पड़ता है। समझिए, अनुसूची में ही इंट्रोडक्शन हल्का सा जानना है, उससे क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन जानना ही है। अब होता है अनुसूची जुड़ी कुछ फैक्ट है हमारे, जैसे दूसरा सेक्शन में संशोधन का अधिकार। जैसे हमारे अनुसूचिया में किसी तरह का अगर जोड़ना होगा तो संशोधन का अधिकार वो संसद के पास है। संसद यानी केंद्र सरकार का पार्लियामेंट जो है उसके पास है। यानी पूछ देगा कि अनुसूची में संशोधन का अधिकार किसके पास है, तो बोलना संसद के पास है। अब आता अनुसूची जो थी हमारी मूल संविधान में मतलब मूल अनुसूचियाँ कितनी थी, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उस समय अनुसूचियों की संख्या 8 थी। वर्तमान में कितनी हो गई है एट प्रेजेंट अभी, यानी 2020 तक अभी कितनी है, तो अभी है 12। यानी कितनी ऐड हो गई है? 4 ऐड हुई है। कौन कौन ऐड हुआ है? 9, 10, 11 और 12। यानी कहने का तात्पर्य है आज़ादी के उपरांत अनुसूचियों में 4 अनुसूची ऐड हुआ है। कौन कौन? 9, 10, 11 और 12। यहाँ से सवाल कर सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी अनुसूचियाँ मूल रूप में नहीं थी, मूल रूप में नहीं थी। तो सवाल उठ सकता है, जैसे दे देगा मूल रूप मतलब 26 जनवरी 1950 के पहले, यानी लागू होने के बाद हमारे संविधान लागू होने के पहले हमारे आरंभ में हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी। 4 अनुसूचियाँ बाद में ऐड हुई, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। तो पूछ देगा, अब इसी 9वां, 10वां, 11वां, 12वां के बारे में पढ़ेंगे जो चारों ऐड हुआ है बाद में। तो मूल अनुसूचियाँ कितनी थी पूछेगा तो बोलना 8। 12 बोलेगा तो कितना हो गया? वर्तमान बोलेगा तो कितना बोलना है? 12। पूछ देगा अनुसूची में किसी भी तरह का संशोधन करने का अधिकार किसके पास है, यानी उसको हटाने का, जोड़ने का अधिकार किसके पास है, तो बोलना संसद के पास है, नॉट राज्य की विधानमंडल के पास है। अब होता है जो जोड़ेगा अनुसूचियाँ हैं उनको क्रम से हम समझेंगे। सर 9 अनुसूची है, यही सबसे पहले अनुसूची में जुड़ा। तो सबसे पहले कौन अनुसूची जुड़ा था? 9। किस संविधान संशोधन के तहत? प्रथम संविधान संशोधन के तहत। ये कब जुड़ा? 1951 में, ये ध्यान रखना है। फिर 10वीं अनुसूची है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12। ये 1 से लेकर जो 8 थे ये मूल रूप में थे, यानी ये हमारा संविधान जब लागू हुआ तब जाकर तब ये बद थे। ये जो था हमारा 9 से लेकर 12 समय समय पर संसद द्वारा इसमें जोड़ा गया 1950 के बाद, जिसमें पहला जोड़ा गया 9वां अनुसूची। तो ये 8 कैसे थे? मूल रूप में थे। पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, ये मूल रूप में थे। तो 9वां इसमें सबसे पहले कौन जुड़ा था बताओ? 9वां कब जुड़ा? प्रथम संविधान संशोधन जो 51 में था, 9वां अनुसूची को जोड़ा गया।
10वां में है, 10वां कब जोड़ा गया, ये कब जोड़ा गया, ये जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में। 11वां कब जोड़ा गया, 1993 में। 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में जोड़ा गया। फिर 12वां कब जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में। तो ये सब रट जाना है कौन कब जोड़ा गया। तो 9, 10, 11, 12, एक 51 में है, एक 85 में है, एक 93 में है, एक 93 में है। एक पहला संविधान के तहत, एक 52वां के तहत, एक 73वां के तहत, एक 74वां के तहत। तब पूछ सकता 10वां संविधान संशोधन, 10वां अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो 52वां। 10वां अनुसूची कब जोड़ा गया, 1985। तो इस तरह से क्वेश्चन इससे बनता है। तो ये सब पकड़ लेना, एक क्वेश्चन इससे आ सकता है आराम से। हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सारी अनुसूचियों की चर्चा हम लोग करेंगे। सॉरी। अब आता है सभी अनुसूचियों का विवरण, जितने भी अनुसूचियाँ उनका विवरण हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन बराबर आता है, पूरे भी यही है। पहला है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची जब हम देखेंगे तो इसमें आएगा, प्रथम अनुसूची में आएगा क्या चर्चा है। तो पहली बार बोलना है कि प्रथम अनुसूची जो है, इसमें हमारे देश में जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनका जितने भी राज्य 28 राज्य हैं, 1 to 28, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो जितने भी राज्य हैं और जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी का नाम, सभी की राजधानी, सभी का क्षेत्र, ये सबकी इसमें चर्चा है। यानी हमको अगर अपने देश के राज्य और राजधानी के बारे में, उसका क्षेत्र के बारे में जानना है, कितना क्षेत्रफल फैला हुआ है, तो हम अगर प्रथम अनुसूची को देखते हैं तो हमें इन सब की जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर भारत के किसी भी नागरिक को अगर कितने राज्य हैं भारत में, उनकी राजधानी क्या है, उनका क्षेत्रफल क्या है, सब जानना हो, तो हम प्रथम अनुसूची की ओर रुख करेंगे। एक बात और इसमें जान लेते हैं हम लोग, जैसे कि मान लीजिए कोई नया राज्य बनता है, जैसे मान लीजिए तेलंगाना बना आंध्र प्रदेश से, अभी लेटेस्ट आज वही बना 28। तो जब भी कोई नया राज्य बनता है तो याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में भी संशोधन होता है। ये ध्यान रखिए, पूछेगा कि कोई नया राज्य बन रहा हो तो किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, तो बोलना है पहला में। ठीक, तो पहला से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि राज्यों की सूची सिर्फ इसमें है, संघ शासित क्षेत्रों की सूची है कि दोनों की सूचियाँ हैं, दोनों की है। दूसरा पूछ देगा कि अगर नए राज्य का गठन करना हो तो किस अनुसूची में, इसकी किस अनुसूची में भी संशोधन करना पड़ सकता है, तो प्रथम में। 2 क्वेश्चन बनेगा, याद रहा। पहला रहा जितने भी राज्य, और प्रथम अनुसूची से हमें क्या ज्ञात होता, केवल राज्य के बारे में, केवल केंद्र शासित प्रदेश, राज्य और केंद्र शासित दोनों। तो क्या बोलना, राज्य और, एक क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा क्वेश्चन हो गया कि अगर हमको किसी राज्य से नया राज्य का गठन करना है तो किस अनुसूची में भी संशोधन कर सकते हैं, तो बोलना होगा प्रथम अनुसूची में भी। ठीक, अब आता है नेक्स्ट दूसरा अनुसूची। दूसरा अनुसूची में वेतन और भत्ते हैं। भत्ते मतलब सबको जानता है, DA, RA, HR, सब वही। वेतन मतलब मूल वेतन जो है। तो वेतन और भत्ते की चर्चा किस में है, तो याद रखना है वेतन और भत्ते की चर्चा दूसरी अनुसूची में है। अब आता है दूसरी अनुसूची में। ठीक, अब आता है, पूछ देगा क्वेश्चन कि किसकी चर्चा वेतन और दूसरी अनुसूची में किस पदाधिकारी की चर्चा नहीं है, ध्यान रखना। तो पहले बोलना है केंद्र में राष्ट्रपति की चर्चा है उनके वेतन की, राज्य में राज्यपाल की। ये ध्यान रखना, केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। दूसरा लोकसभा, केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा होता है। सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, जैसे लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष की भी चर्चा है, इसके वेतन की चर्चा दूसरी अनुसूची में है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की भी चर्चा दूसरी अनुसूची में है। उसी तरह से राज्यसभा और MLC यानी राज्यसभा और विधान परिषद, इन दोनों के भी सभापति और उपसभापति की चर्चा, यानी बोलेगा कि MLC के
एमएलसी का सभापति और उपसभापति का वेतन और भत्ते की चर्चा किस अनुसूची में? दूसरा में है। उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की चर्चा, ध्यान रखना फंसा सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सिर्फ चीफ जज नहीं, सभी जजों की, यानी उसके अन्य जज जो होते हैं, एक मुख्य जज के अलावा जो अन्य जज होते हैं उनकी वेतन की भी चर्चा दूसरा अनुसूची में है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। उसका सीएजी की भी चर्चा, के वेतन की भी चर्चा दूसरी अनुसूची में है। अब जैसे दे देगा विकल्प में, इनमें से किस, क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से किस पदाधिकारी का वेतन दूसरी अनुसूची में चर्चा में नहीं है? राज्यपाल, एमएलसी का उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके जगह महान्यायवादी। तो क्या बोलना है? महान्यायवादी की चर्चा इसमें नहीं है। ठीक, ऐसा आपको समझ में आ गया होगा। अब तीसरा आते हैं, तीसरी अनुसूची में आते हैं। तीसरी अनुसूची है शपथ। पहला अनुसूची क्या था? संगम राज क्षेत्र के नाम। दूसरा में क्या था? वेतन। तीसरा में क्या? शपथ। तो ध्यान रखना है न, इसमें राष्ट्रपति की चर्चा नहीं है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सब की चर्चा नहीं है इसमें। शपथ का उनके प्रारूप का चर्चा इसमें नहीं है। पूछ सकता है कि इनमें से किस पदाधिकारी की चर्चा, किस संवैधानिक पद की चर्चा शपथ में नहीं है, उसके प्रारूप की चर्चा शपथ में नहीं है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब की चर्चा नहीं है। तो किसकी है? तो ध्यान रखिए, केंद्र में है। केंद्र मतलब दिल्ली, राज्य मतलब हो गया सभी राज्यों। तो केंद्र के जो मंत्री होते हैं, जैसे वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, रेल मंत्री, उसी तरह से राज्य के भी जो मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, उसके बाद हो गया परिवहन मंत्री, ये सब मंत्री के बारे में। तो राज्य के जितने भी मंत्री हैं उनकी शपथ की भी चर्चा तीसरी अनुसूची में है। केंद्र के जितने मंत्री हैं उनकी शपथ भी चर्चा है। संसद के सदस्य, संसद मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य हैं उनकी चर्चा भी तीसरी अनुसूची में है। विधानमंडल के सदस्य, विधानसभा और जिस राज्य में विधान परिषद है, विधानसभा और जिस राज्य में क्या है? विधान परिषद है, उनके सदस्यों की भी चर्चा, शपथ की चर्चा अनुसूची 3 में। ध्यान रखना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं बोला, सारे, एक प्लस अन्य। उसके बाद सीएजी की, इन सारे जो शपथ लेते हैं, सारे संवैधानिक पद जो शपथ लेते हैं, इन सब की चर्चा तीसरी अनुसूची में है। तो पूछ सकता है राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, इनके शपथ लेने का जो प्रावधान है इसमें चर्चा में नहीं है। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है जैसे, इसमें भी क्वेश्चन बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। जैसे बताओ फिर तीसरी सूची में शपथ किसका है? केंद्र के मंत्री का, राज्य के मंत्री का। संसद सदस्य, जितने भी संसद हैं, जितने भी विधानमंडल हैं उनका, सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश हैं, हाई कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश हैं, और सीएजी, ये सारे क्या ले सकते हैं? शपथ। इन्हीं शपथ की चर्चा किसमें है? तीसरी अनुसूची में है। और जितने भी शपथ लेते हैं उनकी चर्चा इसमें नहीं दी गई है। चतुर्थ अनुसूची, अब आते हैं हम लोग चतुर्थ अनुसूची में। इसमें राज्यसभा है। हम लोग जब पढ़ते हैं संसद में, तो संसद लोकसभा और राज्यसभा से लेकर बनता है। तो इसी राज्यसभा में हम लोग को पढ़ते हैं हम लोग, वर्तमान में 245 सीट है। 245 में से 233 सीट जो है निर्वाचित है और 12 सीट है मनोनीत। यही 233 सीट में सभी राज्यों के, जितने भी 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सभी का सीटों का विवरण है। इसी की चर्चा किस अनुसूची में है? कहने का तात्पर्य है, भारत में जो 200 राज्यसभा में जो सीटें हैं सभी राज्यों का, उनका अगर हम देखना है कि बिहार से राज्यसभा में कितने लोग चुन कर जाते हैं, यूपी से कितने लोग जाते हैं चुनकर, तो हम अगर चौथी अनुसूची को देखेंगे तो हमको पता चल जाएगा किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना होगा कि राज्यसभा में
सीटों का जो आवंटन वो राज्य का नहीं है, राज्य के साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों का भी है। ठीक, तो चौथी अनुसूची बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि राज्यसभा पे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सीटों का आवंटन किस अनुसूची में चर्चा है। किससे बोलना है? 14 में। इसी को घुमा सकता है, इसी को घुमा सकता है कि उस सदन में सीटों का आवंटन की चर्चा किस अनुसूची में है, तो चतुर्थ अनुसूची में। राज्यसभा को हम लोग उस सदन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे क्लास से हम बता देंगे। ठीक, नेक्स्ट इसी में एक चीज़ और जान लिए, बढ़िया चीज़ है। क्या जानना है कि 1 से लेकर 4 अनुसूची का हमने कोड बनाया है। जैसे कोड है सर्वेश का राजा, देखिए पहला सस हो गया संघ एवं राज्य क्षेत्र, वेश हो गया वेतन, सस हो गया शपथ, का सेंटेंस को मिलाने के लिए, रास हो गया राज्यसभा। तो ध्यान रखना, पहला अनुसूची में क्या चर्चा है? पहला अनुसूची में क्या चर्चा है? संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा है। बे से दूसरा में क्या है? वेतन। तीसरा में क्या है? शपथ। चौथा में क्या है? राज्यसभा में। तो क्या कोड है? सर्वेश का राजा। ठीक, तो पहला कोड रखना, पहला 4 अनुसूची का लगातार कोड रखना याद। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 5वीं अनुसूची में पढ़ते हैं हम लोग। 5वीं अनुसूची में कहता अति मेघारम को छोड़कर, क्या लिखा? अति मेघारम थी कोड है। अति मेघारम जो कोड है वो हमारा अ से असम, ती से त्रिपुरा, में से मेघालय, मेघा से रम से मिजोरम। अ से असम, ती से त्रिपुरा, मेघा से मेघालय, रम से मिजोरम। यानी इन चारों स्टेट को छोड़कर, चारों राज्यों को छोड़कर जो पूर्वोत्तर इलाका में पड़ता है, जितने भी अन्य राज्य हैं उनके अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति के प्रशासन के संदर्भ में है। उनके अनुसूचित जो क्षेत्र हैं उनके बारे में, और जो जनजाति क्षेत्र उन एरिया के जो अनुसूचित क्षेत्र में आता है या जो जनजाति क्षेत्र में आता है उनके प्रशासन के संदर्भ में चर्चा 5वीं सूची में। तो याद रखना पूछेगा ये, किन 4 राज्यों को छोड़कर 5वीं सूची में? तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्य जितने भी वहाँ पर हैं, अन्य राज्य जो हमारे पास है 24 राज्य, उनमें जो अनुसूचित क्षेत्र आते हैं और जो जनजाति लोग रहते हैं उनके प्रशासन कैसे चलेगा उनके बारे में चर्चा किस अनुसूची में है? 5वीं में है। तो क्या समझा? पूर्वोत्तर राज्यों में जो असम हुआ, जो मेघालय हुआ, जो मिजोरम हुआ, जो त्रिपुरा हुआ, इन 4 राज्यों को छोड़ करके जितने भी अन्य राज्य हैं उनका अनुसूचित क्षेत्र जो हैं और उनका जो जनजाति उसमें रहते हैं उनके लिए प्रशासनिक कैसे उनका प्रशासन चलाया जाए, कैसे उनके लिए योजनाएं बनाई जाए, इन सब की चर्चा किस अनुसूची में? तो बोलना 5वीं में। तो ध्यान रखिए, इन 4 राज्यों को छोड़कर जितने भी अन्य राज्य हैं उनका अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों और जनजाति के लोगों के लिए प्रशासन कैसे बनाया जाए, कैसे उनकी व्यवस्था की जाए, उनकी चर्चा किस अनुसूची में है? 5वीं में है। ठीक, अब आता है कि अधिसूचित क्षेत्र किसको घोषित किया था, अनुसूचित क्षेत्र किसको घोषित किया था? तो बोलना है 244 के 1 के आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा घोषित कर सकते हैं। अधिसूचित क्षेत्र कैसे होता है? तो इसका बहुत सारा लंबा प्रोसेस है, सिंपल समझ लीजिए अभी केवल कि आर्टिकल 244 के 1 के तहत राष्ट्रपति अपने आदेश से किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित घोषित कर सकता है। ज़रूरत पड़ने पर वो राज्यपाल की भी सलाह लेता है। अब होता है कि अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए मानदंड क्या होना चाहिए? तो पहला वो जनजाति बहुल हो, दूसरा सघन क्षेत्र वहाँ पर हो यानी वन की मात्रा ज़्यादा हो, तीसरा आर्थिक रूप से पिछड़ेपन हो। यानी अनुसूचित क्षेत्र बनने की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के तहत करता है? 244 के 1 के तहत। अब होता है कि राष्ट्रपति किन क्षेत्रों को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकता है? तो उसके लिए मानदंड है, पहला जिस राज्य में जनजाति बहुल है वहाँ सघन क्षेत्र है यानी वन ज़्यादा है, आर्थिक पिछड़ेपन है यानी आय वहाँ काफ़ी कमज़ोर है, आय के साधन काफ़ी कम है, उन क्षेत्रों को वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। तो उसी में जैसे 4 हो गए, चारों में ये मानदंड थे,
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन चारों को छोड़कर, चारों को छोड़कर जितने भी राज्य में इस तरह के मानदंड पूरा करते हैं उनको अनुसूचित क्षेत्र में रखा था। और उनकी चर्चा किस अनुसूची में? 5वीं में। जैसे झारखंड हो गया, झारखंड का अनुसूचित क्षेत्र हो गया, जनजाति हो गया, उनका पूछ देगा विकास करने के लिए किस में है, तो बोल देना कि 5वीं में है। ये चारों को छोड़कर किसको किसको? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के लिए नहीं, ये सब है। अब होता है 6ठी अनुसूची। पूर्वोत्तर राज्यों में जो 4 राज्य हैं अभी बताएं, अति मेघारम, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इन 4 राज्यों का अगर प्रशासनिक व्यवस्था देखना होगा यहाँ के, तो इसकी चर्चा अगर मान लीजिए कि हमको असम का प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, कैसे उसका प्रशासन चलाया जाता है, क्या उसका मानदंड अगर जानना होगा तो हमें किस अनुसूची का सहारा लेना पड़ेगा? 6ठी का। तो ये पूछ सकता है कि 6ठी अनुसूची में किस राज्य की चर्चा नहीं है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर। तो क्या बोलना है? मणिपुर। ठीक। तो 6ठी अनुसूची में पूर्वोत्तर राज्य, कितने पूर्वोत्तर राज्यों की? 4। कौन कौन? कोड क्या बोलना? अति मेघारम। इन 4 के प्रशासन के बारे में हमको जानना है तो कौन सा अनुसूची पकड़ेंगे? तो बोलना है 6ठा। अब आ जाएगा, पूछ देगा इन 4 के अलावा जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं, जनजातीय क्षेत्र हैं, जो राष्ट्रपति द्वारा घोषित होते हैं, उनका अगर हमको प्रशासन जानना होगा तो किस अनुसूची में देखेंगे? 5वीं में। तो 5वीं और 6ठी में अंतर क्या है कि 6ठी के 4 को छोड़कर जितने भी अन्य राज्य हैं उनके अगर प्रशासन को देखना होगा अनुसूचित और जनजाति वाली बेल्ट के, तो हम लोग 5वीं में जाएंगे। और इन राज्यों के अलावा जो 4 जो राज्य बनेंगे उनका 6ठा में देखना होगा। बस ये अंतर है। इनमें 4 को छोड़कर, इनमें 4 को छोड़कर सब, इनमें 4 को केवल। ठीक। नेक्स्ट 7वीं अनुसूची है। 7वीं अनुसूची संविधान में इसलिए बनाया गया ताकि हमारे देश को यह पता लग सके कि जितने भी भारत में विषय हैं, विषय मतलब हो गया वस्तु है, विषय वस्तु है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होना चाहिए, यह तय करने के लिए 7वीं अनुसूची लाया गया। तो पूछ देगा 7वीं अनुसूची क्यों लाया गया? तो जितने भी हमारे देश में नागरिकों के लिए विषय वस्तु है, जो नागरिकों की जो आवश्यक चीज़ है या नागरिकों के लिए है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उन पर किसी तरह का कानून बनाने की जिम्मेदारी किसको दी जाएगी, ये बताने के लिए लाया गया है। इसी की चर्चा आर्टिकल 245 और 46 में है। तो पूछ देगा 7वीं अनुसूची में जो शक्तियों का बंटवारा है, यानी जितने भी विषय होंगे जैसे रेल, रक्षा, वित्त, विदेश नीति पर, कृषि पर, इनमें कौन सा कानून, किस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगा, किस पर कानून राज्य सरकार बनाएगा। मान लीजिए भारत में केवल केंद्र सरकार ही रहता तो 7वीं अनुसूची नहीं आता है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र सरकार के लिए भी और राज्य सरकार के लिए भी बात की गई है। तो पहला पूछेगा कि 7वीं अनुसूची जो है किस लिए महत्ता रखता था? बोलना है कि इसमें जितने विषय वस्तु हैं उसमें यह बताता है कि कौन किस पर कानून बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, किस पर बनाने की केंद्र सरकार की है, किस पर तीनों लोग बना सकते हैं, ये तय करता है। हमें ये ध्यान रखना है, तीनों रखता है ये पर, ये ध्यान रखना है इसका। तो पहला आएगा 245-46 का था। ठीक। अब होता है इसमें केंद्र सूची 245-246 आर्टिकल के तहत पूरी शक्तियों को 3 भाग में बांटा गया। पहला केंद्र सूची में, दूसरा राज्य सूची में, तीसरा समवर्ती सूची में। अब आता केंद्र सूची में जो होता है इस पर केंद्र सूची मतलब केंद्र की सूची में, लिस्ट में, केंद्र की लिस्ट में जो बातें हैं उन पर कानून बनाने का पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। नहीं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इस पर मिलकर बनाएंगे। जैसे विदेश नीति पर, हमारा किस देश के साथ विदेश नीति क्या हो, पाकिस्तान के साथ क्या हो, अमेरिका के साथ क्या हो, चीन के साथ क्या हो। उसी तरह से रक्षा पर, जैसे राफेल मुद्दा था, उस पर कौन बनाया? देखिए केंद्र सरकार बनाया है, कोई राफेल फ्रांस से लिया गया। रेल भी नीति पर, रेल नीति घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार के पास 101 विषय हैं जिस पर कानून बनाने का पावर है। उसी तरह से राज्य सूची आ गया। तो ध्यान रखना होगा, जैसे पूछता क्वेश्चन विदेश, रक्षा, रेल,
बैंक, जनगणना, ये सब किस सूची में आते हैं? ऐसे ऐसे कितने विषय हैं? 101 विषय हैं। दूसरा है राज सूची। तो राज सूची पर बनाने का पावर किसके पास है? तो राज कानून बनाएगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक नियम है, एक रूल बना हुआ है, एक अपवाद है कि अगर मान लीजिए किसी राज्य का विधानसभा भंग हो गया तो आर्टिकल 249 कहता है, आर्टिकल 249 कहता है कि अगर राज्यसभा 2/3 से अनुमति प्रदान कर दे तो केंद्र भी राज सूची के विषय पर कानून बना सकता है। अभी क्या बता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिस पर कानून बनाने का पावर किसके पास है? केवल केंद्र के पास है, केवल राज्य के पास है, ठीक। तो लेकिन एक प्रधान राज्य सूची में यह होता है, ये बताया जाता है कि अगर उस राज्य का मान लीजिए विधानसभा भंग हो गया है तो कानून कौन बनाएगा? कानून कौन बनाएगा? तो उस पर बनाने का दिया गया है कि राज्यसभा अगर 2/3 बहुमत पास कर दे तो केंद्र भी कानून बना सकता है उस पर। किस सूची पर? उस सूची पर। ऐसे समान तौर पर कौन बनाता है? राज्य सरकार। लेकिन अगर राज्य सरकार वहाँ भंग हो गया हो, विधानसभा भंग हो गई हो, और ऐसे हो सकता है कि वहाँ पर वन के बारे में, कृषि के बारे में कानून बनाना अनिवार्य हो, तो ऐसी हालात में केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। आर्टिकल किसके तहत? 249 के तहत। कब? जब राज्यसभा 2/3 से अनुमोदित कर दे तब। तो पूछ सकता है कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का पावर सिर्फ राज्य सरकार को है कि विशेष अवस्था में केंद्र सरकार बना सकती है? तो बोलना है कि राज्य सरकार के साथ साथ विशेष अवस्था में केंद्र सरकार भी बना सकती है। आर्टिकल किसके तहत? 249 के तहत। किस कंडीशन में? तो विधानमंडल भंग हो गया हो, विधानसभा भंग हो गया हो और राज्यसभा 2/3 से अनुमति प्रदान कर दी हो तब, ठीक। अब इसमें कुल विषय आरंभ में 66 थे, कुल विषय इसमें आरंभ में 66 थे, लेकिन बाद में इसमें क्या हुए बताएंगे अभी कि 61 क्यों हो गए। कारागार, बोररस, कारखाना, ये सब किस में आते हैं? यानी कारखाना पर कानून का पावर किसके पास है? तो राज सूची के पास है। लेकिन याद रखना है, विधानसभा अगर भंग हो जाए और सरकार को लगे कि, केंद्र सरकार को लगे कि यहाँ पर कानून बनाना अनिवार्य है, तो आर्टिकल 249 के तहत केंद्र सरकार भी कारागार, कारखाना पर कानून बना सकती है राज्यसभा की 2/3 अनुमति से, ठीक। यानी कारखाना पर कानून बनाने का पावर मूल रूप से किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। लेकिन विशेष अवस्था में, वो विशेष अवस्था क्या है कि जब उस राज्य की विधानसभा भंग हो जाए और तो केंद्र सरकार 249 के आर्टिकल के तहत राज्यसभा के 2/3 अनुमति से कर सकती है, ठीक। अब होता है समवर्ती सूची। ये क्यों आया? ये इसलिए आया था कि इसका आने के पीछे कारण था कि बहुत सारे कानून ऐसे हैं जिस पर यह कहा गया कि राज्य और केंद्र की सहमति होना आवश्यक है, दोनों की समान सहमति होना आवश्यक है। तो कुछ विषय वस्तु ऐसे थे जिन पर काम करने के लिए दोनों की आम सहमति की जरूरत थी, इसीलिए समवर्ती सूची लाया गया, ताकि कुछ कानून ऐसे होंगे जिस पर केंद्र भी और राज्य भी दोनों मिलकर बनाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए मान लीजिए शिक्षा है, शिक्षा पर केंद्र भी कानून बना दिया, राज्य बना दिया। लेकिन अगर किसी भी तरह दोनों ने कानून बनाया, दोनों कानून में अगर विवाद हो गया, केंद्र का भी कानून में और राज्य में भी, यानी केंद्र कुछ और बना दिया, राज्य कुछ और बना दिया, तो ऐसी हालात में केंद्र के कानून को मान्य माना गया। तो पूछ सकता है समवर्ती सूची में बनाए गए कानून कौन बना सकते हैं? तो केंद्र भी और राज्य दोनों। अगर दोनों में विवाद हो तो किसका कानून मान्य होगा? तो बोलना केंद्र का कानून मान्य होगा। क्यों लाया गया समवर्ती सूची? तो बोला कुछ विषय ऐसे थे जिस पर दोनों में तालमेल मिलाना जरूरी था, दोनों पे, केंद्र में भी और राज्य में भी, इसीलिए। अब होता है जो 66 की जगह पर जो 61 हो गया है, 5 यहाँ पर लेस हो गया, वो क्यों लेस किया गया? तो जैसे शिक्षा, वन, जनसंख्या, परिवार नियोजन, न्याय, ये पांचों जो थे पहले राज्य सूची के अंग थे, यानी इस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसको था। लेकिन बाद में यह ऐसी आवश्यकताएँ महसूस की गई कि इन विषय पर यह विषय सिर्फ राज्य का नहीं हो सकता, ये विषय केंद्र का भी है, क्यों न दोनों की सहमति ली जाए। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत धारा 57 के अंतर्गत राज्य सूची से ये 5 विषय निकालकर समवर्ती सूची का अंग बना दिया गया।
समझिए, समवर्ती सूची का अंग बना दिया गया। यानी कहा गया कि अब इन विषयों पर सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि दोनों की सहमति होना आवश्यक है। दोनों मतलब केंद्र का भी और राज्य का भी सहमति होना क्या है, आवश्यक है। तो केंद्र और किसकी, राज्य, दोनों की सहमति के लिए क्या किया गया, इसको समवर्ती सूची में डाल दिया। तो समझ में अगर पूछेगा ये 5 विषय शिक्षा, वन, जनसंख्या, परिवार, न्याय, ये पहले किस में थे, तो राज्य सूची में थे। क्यों डाला गया, तो सरकार को आवश्यकता महसूस हुई कि इस विषय को राज्य सूची का ना बनाकर दोनों का बना दिया जाए, ताकि इसीलिए इसको समवर्ती सूची में डाला गया है। और कब डाला गया, 1976 में। किस संविधान संशोधन के तहत, 42वां। किस धारा में इसकी चर्चा है, 57 में। कितने लोग निकले, तो शिक्षा, वन, जनसंख्या, परिवार, नियोजन और न्याय, ये पहले कहाँ था, राज्य सूची में था। अब कहाँ है ये, समवर्ती सूची में। ठीक, 8वीं सूची में भाषा है। जैसे हम लोग जो एक होता है भाषा, एक बोली होता है। बोली मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा में। अब भाषा मतलब जिसको मान्यता प्राप्त है संवैधानिक रूप से। तो हम देखेंगे इसमें, देखेंगे हमारे संविधान, मान लीजिए हम अपना देश में हम कितने भाषा में हम बात कर सकते हैं, कितने भाषा में हम कोई काम कर सकते हैं। तो वर्तमान में संवैधानिक रूप से 22 भाषा जिसमें हम कोई काम कर सकते हैं। हालांकि इंग्लिश की चर्चा नहीं, लेकिन इंग्लिश में भी हम व्यवहार रूप में ला सकते हैं। ये संवैधानिक रूल है, बात है। तो 8वीं सूची में क्या की चर्चा, भाषा की चर्चा है। तो क्या बताया गया कि कम से कम इतने भाषा में हम लोग अपना कोई भी कार्य व्यवहार कर सकते हैं, इसकी चर्चा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना कार्य व्यवहार करना चाहता हो, किसी तरह का कार्य व्यवहार करना चाहता हो, तो वो अपनी घोषणा कर सकता है कि हम जितने भी भाषा हमारे देश में भाषा, 22 भाषा भी वर्तमान में, इनमें से हम किसी भी भाषा में अपने हम कार्य व्यवहार का रूप दे सकते हैं। तो बोलना कि 22 भाषा जो में 14 भाषा जो था मूल रूप में था, यानी संविधान लागू होने के समय हमारे पास 14 भाषा थी। इसमें 8 भाषा हमारे पास क्या हुआ, ऐड हुआ है। तो कितने भाषाओं का अब तक एडिशन हुआ है, तो 8 है। मूल रूप में कितने थे, 14। कितने ऐड हुए, 8। कितने टाइम्स ऐड हुए हैं, 3 टाइम्स। पहला संविधान संशोधन कब, 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कितने ऐड हुए हैं, 1, सिंधी मात्र। फिर पूछेगा दूसरा कब हुआ संशोधन, 71वां संविधान संशोधन हुआ। उसके तहत कितने जुटे गए, कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। तो पहला क्या संशोधन हुआ है, सिंधी। दूसरा कौन जुटा है, कोंकणी। तीसरा मणिपुरी। चौथा नेपाली जुटा। तीसरा संशोधन हुआ फिर 92वां हुआ। 92 का पहले 5वां कौन हुआ, मैथिली। छठा कौन हुआ, संथाली। 7वां कौन हुआ, बोडो। 8वां कौन हुआ, डोगरी। तीसरा 8 भाषा जुटी। तो सबसे पहले कौन जुटा, सिंधी। दूसरा कौन जुटा, कोंकणी। क्रम से दे देगा, ये क्रम से दे देगा, कहेगा कि पहले क्रम से सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो। तो पहले ये क्रम से होगा, फिर दे देगा सिंधी, नेपाली, मणिपुरी। तो क्या बोलना है, देखिए क्रम से, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, बोडो और डोगरी। ये 8 भाषा हमारे बाद में ऐड हुए हैं। तो पूछेगा कौन भाषा, क्वेश्चन आ सकता है कौन भाषा इसमें ऐड नहीं हुआ है, तेलुगु, सिंधी, मणिपुरी, डोगरी। तेलुगु मूल रूप में था, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो क्या बोलना 8वां, अगर हमको भारत में कितने भाषाओं को संवैधानिक रूप से मूलतः मान्यता प्राप्त है, इसमें इंग्लिश की चर्चा नहीं है, ध्यान रखना है। कुछ देखा कि 8वीं सूची में किसकी चर्चा नहीं है, जो हम लोग काम कार्य व्यवहार में लाते हैं, तो इंग्लिश की चर्चा नहीं है, समझे। तो मूल अभी वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं कुल, 8वीं सूची में कितने भाषाओं की चर्चा है, तो 22 बोलना है। इसको 2 पार्ट में कैसे बांटे, क्यों बांटे हमने, कि 14 मूल रूप में थे और 8 बाद में ऐड हुए। 8 कितनी बार ऐड हुए हैं, कितनी बार भाषा में संशोधन करना पड़ा अब तक, 3 बार। पहला कब, 21वां। दूसरा 71वां। तीसरा 21वां के तहत क्या जोड़ा गया, सिंधी। 71वां के तहत कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। और 92वां के तहत मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो कितने भाषा कुल ऐड हुए, 8 भाषा। ठीक, अब है 9वीं सूची। 9वीं सूची में है कि तमिलनाडु में जो आरक्षण की बात है, सीधे सिंपल समझना, इसमें बहुत लंबा मेंस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए उतना दिमाग लगाना, सीधे फैक्ट चलिए। तमिलनाडु में जो आरक्षण की व्यवस्था है, 69% जो आरक्षण की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को 9वीं सूची में रखा गया है। ऐसा क्यों रखा गया है कि 9वीं सूची लाने का मेन मकसद था
कि इसका उद्देश्य था भूमि सुधार से, जमींदारी उन्मूलन से। इसका मतलब था कि मान लीजिए किसी के पास 50 बीघा ज़मीन है, उसकी आवश्यकताएँ 10 बीघा की है, तो सरकार भू सुधार के अधिनियम के तहत, भू हदबंदी के तहत उसकी आवश्यकताओं से अधिक ज़मीन को लेकर आय की असमानता को दूर करने के लिए गरीबों में बांट देती थी, ताकि आय की असमानता को दूर किया सके। तो वो व्यक्ति जिसका हम ज़मीन ले लेते थे वो न्यायालय की शरण ले सकता था। इसीलिए बताया गया, कहा गया भूमि सुधार को कि भूमि सुधार अगर सरकार करेगी, असमान वितरण को, आय की असमानता को दूर करेगी, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन होना अनिवार्य है। ये तभी हो सकता है उन्मूलन जब हम इसमें न्यायालय के हस्तक्षेप को रोक सकते हैं। तो न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकने के लिए सरकार ने 1951 में पहला संविधान संशोधन लाया, जिसमें नवीन सूची रखा और कहा कि नवीन किसी भी विषय वस्तु को अगर नवीन सूची में हम डाल देंगे तो उसमें न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यानी न्यायालय के हस्तक्षेप से क्या करने के लिए, बचने के लिए क्या लाया, ताकि भूमि सुधार कर रहे हैं तो कोई इसमें न्यायालय हस्तक्षेप न करे, इससे बचने के लिए नवीन सूची लाया गया। लेकिन बाद के दिनों में देखा गया कि इसका काफ़ी दुरुपयोग हुआ, लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को नवीन सूची में डाल दिया सरकार ने। तब जाकर के 2007 में इसी के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1975 के पहले जो भी चीज़ नवीन सूची में डाले गए हैं उनमें न्यायालय किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। लेकिन 24 अप्रैल 1975 के बाद नवीन सूची में किसी विषय को डाला जाता है और संसद में उस पर कोई बहस नहीं हुआ है। संसद में बहस होता है समय पर शून्यकाल या प्रश्नकाल के दौरान, बहस नहीं हुआ है तो न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि नवीन सूची में डाले जाने पर किसी विषय को न्यायालय पूर्ण रूप से समीक्षा करने में समर्थ नहीं है, आंशिक रूप से है समर्थ। कब? जब 75 के बाद डाला गया हो इसमें, और उसमें किसी तरह का कोई विचार ऐसा हो जो संसद में बहस नहीं हुआ हो, तो उस पर न्यायालय विचार कर सकती है। यानी पहले क्या था कि नवीन सूची में किसी विषय वस्तु को डाल देंगे तो उस पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकते। लेकिन 2007 से क्या निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि 75 के बाद कोई वस्तु को इसमें डाला गया हो, नवीन सूची में डाला गया हो, और उसमें संसद में अगर बहस नहीं हुआ हो तो न्यायालय उस पर हस्तक्षेप कर सकती है। यानी संसद को उस पर बहस कर लेगा तो न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर पाएगी। तो क्या अगर पूछ सकता है कि न्यायालय हस्तक्षेप कर सकती है कि नहीं? कर सकती है। कब? 75 के बाद। पहला कंडीशन क्या? 75 के बाद डालेगा विषय को। दूसरा कंडीशन क्या? संसद अगर उस पर बहस नहीं किया हो तो पहला कंडीशन, और दूसरा कंडीशन में न्यायालय उसकी समीक्षा कर सकती है। बस नहीं जानना तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। पहला कि नवीन सूची, पहला अनुसूची कौन ऐड हुआ? तो नवीन सूची ऐड हुआ। कब ऐड हुआ? 1951 में। कौनवा संविधान संशोधन तहत? पहला संविधान संशोधन तहत। इसमें तमिलनाडु में जो आरक्षण की व्यवस्था 69% किस अनुसूची में चर्चा है, इसीलिए चर्चा कि इसमें न्यायालय इसमें बहस नहीं कर सकता है। दूसरा, इसका उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य था भूमि सुधार जो रहा था उसको इसमें नवी सूची में डालकर भूमि सुधार को गतिशीलता को बढ़ाना, ताकि न्यायालय का हस्तक्षेप से बचा सके। लेकिन इसमें कंडीशन नया नोट किया आया कि 7 के बाद एससी ने देखा कि बहुत सारी विषय वस्तु को नवीन सूची में डालकर पेचीदा मामला बना दिया गया था, ताकि न्यायालय उसमें हस्तक्षेप ना करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा कि 75 के बाद के जितने भी मामले इसमें सूची में डाले गए हैं उन पर अगर संसद में बहस नहीं हुआ हो तो उसकी हम समीक्षा कर सकते हैं। ठीक? तो क्वेश्चन रखना है कि कब के बाद के डाले गए अनुसूची की और समीक्षा की जा सकती है? 75 के बाद। 10वां में क्या? दल बदल। इस सबका आगे हम लोग पढ़ेंगे, क्लास में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे दल बदल क्या होता है। जब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में कोई व्यक्ति, कोई पार्टी के लोग या कोई अपने व्यक्तिगत रूप से भी अगर चले जाता है तो उसको दल बदल कहते हैं। इससे क्या होती है खामियां? सरकार गिराने में होती है, इसमें खरीद नेता का खरीद फरोख्त होता है। ये सब के लिए चर्चा करेंगे आगे हम लोग कि दल बदल किसको सरकार मानता है, संवैधानिक रूप से क्या नया नया रूल आया इसमें भी। नेक्स्ट 11वीं सूची में क्या है? ग्रामीण स्तर पर। हमारे देश में नगर, शहर भी है और गांव भी है। सबको पता है कि गांव की परिभाषा क्या होती है।
75% कृषक हो, 25% गैर कृषक हो, वहाँ पंचायत की व्यवस्था हो, 400 प्रति व्यक्ति औसत घनत्व में रहते हो। ये गांव की परिभाषा है। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, स्थानीय स्तर पर गांव के प्रशासन को चलाने के लिए एक पंचायती राज ला गया है, जिसके पास 29 विषय हैं। यानी इस 29 विषय को, जैसे गृह, गांव का रोड, गांव का सड़क, गांव की बिजली, गांव का स्कूल, गांव में मुर्गी पालन, ऐसे 29 विषय जो है, ये सारे 29 विषयों पर किसी भी तरह का रूल बना, किसी भी तरह का नियम बनाने का अधिकार मुखिया को दिया गया पंचायत स्तर पर। तो ग्रामीण स्तर पर पंचायती राज में किस अनुसूची में जोड़ा गया, 19। यानी ग्रामीण अनुसूची हम देखेंगे तो उसमें हमको क्या मिलेगा, पंचायती राज में के बारे में चर्चा है कि एक मुखिया को 29 विषय दिया गया कि इन विषय पर उसको काम करना है। जैसे सड़क कैसे बनेगा, नाला कैसे बनेगा, वहाँ प्राइमरी स्कूल कैसे होगा, कैसे शिक्षक ज्वाइन करेंगे, इस सब के बारे में। 12वीं में है नगर पालिका, यानी गाँव में जिस तरह गाँव में मुखिया होता है उस तरह से गाँव में नगर पालिका होता है, नगर निगम। वार्ड पार्षद जो थे उनको 18 को विषय दिए गए हैं, जैसे सड़कों का सफाई करना, नालों का सफाई करना, बिजली व्यवस्था यहाँ पर रखना, ये सब 18 विषय है। इस 18 विषयों की चर्चा 12वीं अनुसूची में है। ये हमारा ये टॉपिक है, ध्यान रखिएगा सब। इसी अनुसूची से संबंधित अगला क्लास जब हम लोग का नेक्स्ट जब होगा तो नेक्स्ट टॉपिक जब बताएंगे तो उसमें सारे क्वेश्चन को डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में आज। ठीक, फिर से हम लोग देख लें एक बार। पहली अनुसूची में क्या चर्चा था, संघ एवं राज क्षेत्र के बारे में। दूसरी अनुसूची में क्या था, वेतन। तीसरी में क्या था, शपथ। चौथी में क्या था, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पाँचवीं में क्या था, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम को छोड़कर जितने भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्र हैं या जनजाति क्षेत्र है उनके प्रशासन कैसे चलेगा, उसकी चर्चा है। छठा में क्या चर्चा है, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय के, मिजोरम के बारे में प्रशासन चर्चा है। सातवां में क्या है, पूरे जितने भी शक्तियाँ हैं, विषय वस्तु हैं, उनको किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, इसकी चर्चा है, ताकि पता चले इससे जनगणना पर कानून कौन बना सकता है, केंद्र सरकार। इसकी जवाबदेही किसकी हो जाएगी, राज्य सरकार की नहीं, भले किसकी हो जाएगी, केंद्र सरकार की हो जाएगी कि क्यों बनाएगा कानून, जवाबदेही तय होगा। 8वां में भाषा है, हमारे पास कितनी भाषाएं हम काम कर सकते हैं सब, इसमें इंग्लिश भाषा नहीं यूज है इसमें। 9वां में क्या है, 9वीं सूची में क्या है, तो किसी विषय वस्तु, भूमि सुधार से मूलतः था, तमिलनाडु के आरक्षण को इसमें जो रखा गया है। न्यायालय से हस्तक्षेप कर सकता बशर्ते 75 का आर्टिकल 75 के बाद की बात जुड़ी गई हो, संसद में बहस ना हुआ हो। 10वीं में क्या, दल बदल है। 11वीं में क्या है, पंचायती राज है। 12वीं में क्या है, नगर निगम के बारे में है। तो ये सब लगातार पढ़ लेना है। ठीक, 4 बार 5 बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन बताएंगे तो पता चलेगा कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, आगे अगले नेक्स्ट डे हम इसका क्वेश्चन बैंक जो भी अनुसूची से आया हुआ है उसका हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।